हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में हम करने वाले हैं अपने प्रोटीन्स वाले पार्ट को। अब तक हमने क्या क्या कर लिया था? अब तक हमने देखिए ये बायोमोलिक्यूल्स है। इस बायोमोलिक्यूल को स्टार्ट किया था हमने। उसमें बायोमोलिक्यूल्स के पूरे डिफिनीशंस, मेटाबोलाइट्स, प्राइमरी, सेकेंडरी सब बताया था। उसके बाद हमने इसके बारे में बताया था। अमाइनो एसिड से हमने स्टार्ट किया था। अमाइनो एसिड के बाद हमने जो लास्ट क्लास किया था उसमें हमने अमाइनो एसिड पूरा कंप्लीट कर लिया है। आज जो हम करने वाले हैं वो हम करने वाले हैं प्रोटीन्स को लेकर। तो इसके वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं। तो ये जो प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है, तो एनसीईआरटी कहती है कि ये आपको मिलेंगे कहाँ? ये आपको मिलेंगे एसिड इनसॉल्युबल पूल में। क्यों एसिड इनसॉल्युबल पूल में मिलेंगे? क्योंकि इनका मॉलिक्यूलर वेट 800 डाल्टन से ज़्यादा होता है। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट भी हमने देखा था। अब बात आती है कि दो केसेस है आपके पास, एक केस 1 एंड एक केस 2। केस 1 ये कहता है कि डीएनए है, उसके बाद आरएनए बनते हैं, उसके बाद क्या प्रोटीन बनता है। दूसरा केस है कि डीएनए है, फिर आरएनए बनेगा और आरएनए के बाद वो पॉलीपेप्टाइड चेन बनेंगे। ठीक है, तो इसमें से सबसे पहले कौन सी केस पॉसिबल है, कौन सी हमारी बॉडी में होती है? तो केस 2 इज, ठीक है, राइट। केस 1 नहीं होता, डीएनए के बाद आरएनए, आरएनए के बाद डायरेक्ट प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होती है। डीएनए के बाद आरएनए, आरएनए के बाद पॉलीपेप्टाइड बनते हैं। ये मैंने क्रॉस कर दिया, ये सही है। ठीक है, पॉलीपेप्टाइड बनते हैं। ठीक, इसका मतलब ये हुआ कि डीएनए जो है वो हमारे बॉडी का, अगर यूकैरियोटिक की बात करें तो न्यूक्लियस में है। इस डीएनए के ही गाइडेंस में क्या बनता है? आरएनए बनेगा और आरएनए जैसा बनेगा उसी के अकॉर्डिंग पॉलीपेप्टाइड की चेन बनेगी। ठीक है, बढ़िया। इसका और पॉलीपेप्टाइड हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि हमने ये देखा था कि एक अमाइनो एसिड है और ये दूसरा अमाइनो एसिड है, इसके बीच में ये कौन सी बॉन्ड होती है? पेप्टाइड बॉन्ड होती है। पेप्टाइड बॉन्ड होती है। और ऐसा ही एक और अमाइनो एसिड, एक और अमाइनो एसिड, इसलिए हम क्या कहते हैं? पॉलीपेप्टाइड कह देते हैं, यानी कि मेनी पेप्टाइड बॉन्ड्स। एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है कि मान लीजिए आपके पास 500 अमाइनो एसिड्स हैं। क्वेश्चन क्या है कि 500 अमाइनो एसिड्स हैं। ठीक है, तो इनके बीच में नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड कितने होंगे? नंबर ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड की संख्या कितनी होगी? ठीक है, तो अगर आपको कॉन्सेप्ट भी आता है ना, तब भी आप ये क्वेश्चन कर लेंगे। देखिए, एक अमाइनो एसिड, यहाँ आपको करके दिखाते हैं। देखिए, एक अमाइनो एसिड और दूसरे अमाइनो एसिड के बीच में कितनी पेप्टाइड बॉन्ड हुई? ये। फिर एक तीसरी अमाइनो एसिड के बीच में, अब ये है ना पेप्टाइड बॉन्ड। इसी तरह करके अगर आप देखें तो एक पैटर्न आपको निकल कर आएगा कि जितने अमाइनो एसिड हो रहे हैं उससे एक कम पेप्टाइड बॉन्ड बन रही है। ठीक है, एक कम। अगर आप यही देखें, 5 अमाइनो एसिड है, आपको कितनी बनी पेप्टाइड बॉन्ड? 1, 2, 3 और 4। इसका मतलब पेप्टाइड बॉन्ड कितना हो जाएगा? अमाइनो एसिड का नंबर -1। ठीक है, इसका मतलब इसमें कितना आंसर आ जाएगा? 499। ये आंसर होगा। ठीक, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। चलिए, अब हम बात करते हैं कि आखिर ये पेप्टाइड बॉन्ड बना कैसे था। उसको ज़रा सा ध्यान देते हैं कि क्यों हमारा ये आंसर ऐसा आया है। ठीक है, अमाइनो एसिड हमने एक नंबर क्यों माइनस किया है। अगर आप देखिए तो ये वाइट से मैंने लिखा है एक अमाइनो एसिड, येलो कलर से एक मैंने लिखा है दूसरा अमाइनो एसिड। अब बॉन्ड फॉर्मेशन कहाँ होती है? OH ऑफ COH एंड H ऑफ NH2। ठीक है, ये एक अमाइनो एसिड का जो COH था उसका OH एंड H ऑफ NH2, अब दूसरे अमाइनो एसिड का। अब यहाँ पर ये जो बॉन्ड बन गई, ये वाली बॉन्ड आप देख पा रहे हैं, है ना? इसी बॉन्ड को आप क्या कहते हैं? इसी बॉन्ड को आप कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड। ऐसे ही बहुत सारे अमाइनो एसिड जुड़ जाएंगे तो आप कहेंगे पॉलीपेप्टाइड चेन। ठीक है, आप क्या कहेंगे? पॉलीपेप्टाइड चेन। तो ऐसे ही अगर हम देखिए, एक अमाइनो एसिड है ये पेप्टाइड बॉन्ड, फिर दूसरी अमाइनो एसिड पेप्टाइड बॉन्ड, ऐसे ही चेन बन जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि इसके एक एंड में क्या रहेगा? COH और दूसरे एंड में रहेगा NH2। और इसी को आसान करने के लिए हम क्या करते हैं? एक लाइन डायग्राम ड्रॉ करते हैं। एक एंड में हम डाल देते हैं COH और दूसरे एंड में डाल देते हैं NH2। इसको भी आसान बनाने के लिए हम कर देते हैं इस तरह से लाइन डायग्राम, और इधर लिख देते हैं C, इधर लिख देते हैं N। इसको हम बोल देते हैं C टर्मिनल और इसको हम कह देते हैं N टर्मिनल। बात सेम है। ठीक है, सिर्फ पढ़ने को आसान बनाने के लिए, तो इसको हम लाइन डायग्राम बोलते हैं। ठीक है, अब बात ये है कि अगर एक क्वेश्चन पूछा जाए और यहाँ पर बीच बीच में आपको क्या मिलेगा? इसमें आपको R मिलेंगे, R1, R2, यानी कि अगर इस डायग्राम को बहुत आसानी से थोड़ा और अच्छे से बना दे तो अगर लाइन डायग्राम जब आप बनाएंगे तो लाइन डायग्राम में आपको क्या मिलेगा? जैसे कि ये था लाइन। ठीक है, ये कौन है? अमाइनो एसिड का चेन है। इसको आपने क्या बोला? C टर्मिनल।
इसको आपने बोला एन टर्मिनल, और यहाँ पर आपको क्या मिल जाएंगे, वही अल्काइल ग्रुप R1 R2। ठीक है, सबको अलग ले ले रहे हैं, कुछ कुछ सेम भी हो सकते हैं, डिपेंड करता है प्रोटीन के ऊपर, पॉलीपेप्टाइड चेन के ऊपर। ठीक है, चलिए इसका डिस्कशन हमने ऑलरेडी पहले कर रखा है। अभी क्वेश्चन आता है कि प्रोटीन सेल के अंदर बनेगा या बाहर। तो प्रोटीन हमेशा सेल के इनसाइड बनता है। प्रोटीन कहाँ बनेगा, हमेशा सेल के अंदर, इनसाइड द सेल। कभी भी प्रोटीन आउटसाइड द सेल नहीं बनेगा, इनसाइड द सेल, हमेशा सेल के अंदर बनेगा। अब इस प्रोटीन को बनाने के लिए क्या चाहिए हमारे पास, एमाइनो एसिड्स चाहिए। अब ये एमाइनो एसिड्स कहाँ से आते हैं, ये एमाइनो एसिड्स आपने पढ़ा था एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल। एसेंशियल एमाइनो एसिड्स आपने पढ़ा था जो हम फूड के थ्रू लेते हैं डायरेक्टली, और वो उसी फॉर्म में यूज़ होते हैं। लेकिन अगर आपने नॉन एसेंशियल जो था वो आपने देखा था, वो हम फूड के थ्रू ले रहे हैं, एसेंशियल हो रहा है, लेकिन वो एसेंशियल के बाद अगर कोई एक अमाइनो एसिड दूसरे अमाइनो एसिड में कन्वर्ट हो रहा है, वो नॉन एसेंशियल था। जैसे कि आपने देखा था फिनाइल एलानिन टायरोसिन में कन्वर्ट हो रहा है, तो फिनाइल एलानिन क्या हो गया, एसेंशियल, टायरोसिन क्या हो गया, नॉन एसेंशियल। इससे रिलेटेड हमने ऑलरेडी एक वीडियो बना रखी है। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि आखिर ये अमाइनो एसिड सेल तक पहुंचेगा कैसे, हमारे डाइट से ये सेल तक कैसे पहुंचेगा। ठीक है, अब देखिए इससे रिलेटेड आपको एक बात समझनी पड़ेगी, वो ये है कि ये रहा आपके पास एक सेल। ठीक, अब इस सेल में आपने ये पढ़ा है प्रोसेस कि डीएनए से क्या बनेगा, आरएनए। डीएनए से क्या बना, आरएनए। आरएनए के बाद आपने देखा कि ये पॉलीपेप्टाइड चेन्स बन रहे हैं, लेकिन ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन बन रहे हैं, इसके बाद आपको एक कहानी ये समझनी पड़ेगी कि आप खाना खाते हैं, फूड लेते हैं, फूड में आपके प्रोटीन होता है, प्रोटीन से एमाइनो एसिड टूटते हैं। अब ये एमाइनो एसिड ये जो टूटे, यही क्या होते हैं, सेल के अंदर जाएंगे और पॉलीपेप्टाइड चेन बनाने में हेल्प करेंगे। कैसा पॉलीपेप्टाइड चेन, जैसा कि डीएनए ने इन्फॉर्मेशन दिया है, डीएनए के थ्रू जो आरएनए बना है और आरएनए के थ्रू जो गाइडेंस बनेगी, यानी कि डीएनए के गाइडेंस में जो बनेगी, वैसे ही पॉलीपेप्टाइड चेन यहाँ बन रही है। तो अब दो चीज़ है, या तो ये पूरा एमाइनो एसिड यहाँ चला जाए और पॉलीपेप्टाइड बनाने में काम आ जाए। ठीक है, तो ये एक केस। अगर ऐसा होता है कि एमाइनो एसिड अंदर गई, पॉलीपेप्टाइड चेन बनाई, तो क्या ये पॉलीपेप्टाइड डायरेक्टली यूज होगा। अब ये देखिए पॉलीपेप्टाइड, यही पॉलीपेप्टाइड कहाँ जाता है, ये पॉलीपेप्टाइड जाता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में। ठीक है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में, और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में फिर फर्दर इसकी क्या होती है, पॉलीपेप्टाइड की इसकी फोल्डिंग होती है, तब जाकर ये प्रोटीन बनता है। इस पॉलीपेप्टाइड चेन की फोल्डिंग होगी तब जाकर ये प्रोटीन बनेगा। ठीक है, ध्यान से देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि जो आपने सेल पढ़ा था, याद है आपको, ये था न्यूक्लियस, है ना, ये था न्यूक्लियस का मेम्ब्रेन। अब ये न्यूक्लियस का आउटर मेम्ब्रेन, इसमें आपने कहा था कि ये है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसा ही इधर भी है ना, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो राइबोसोम्स लगे हुए थे। अब ये जो इनर स्पेस देख रहे हैं आप, ये जो इनर स्पेस है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, इसको आपने बोला था ल्यूमेन। ये क्या है, ल्यूमेन, इनर स्पेस को बोलते हैं ल्यूमेन ऑफ ईयर। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा, इसी पॉलीपेप्टाइड चेन की फोल्डिंग होगी और फिर तब जाकर ये फर्दर प्रोटीन का सिंथेसिस यानी कि प्रोटीन बनेगा। ये सब बना किसके गाइडेंस में है, डीएनए के। डीएनए जैसा इन्फॉर्मेशन दिया वैसा आरएनए, और आरएनए के पास जैसी इन्फॉर्मेशन आई है वैसा एमाइनो एसिड का चेन और पॉलीपेप्टाइड चेन बन रहे हैं। अब ये तो तब है जब ये एमाइनो एसिड्स अंदर गए, लेकिन कुछ ऐसे भी एमाइनो एसिड्स हैं जो एक्स्ट्रा बच गए, यानी कि एक्सेस थे। ठीक है, हमने प्रोटीन ज़्यादा लिया, तो प्रोटीन ज़्यादा लिया, ज़्यादा एमाइनो एसिड बने, तो जिनकी रिक्वायरमेंट थी वो सेल के अंदर जाकर पॉलीपेप्टाइड चेन बनाए, ईआर ऑफ ल्यूमेन में जाकर फोल्डिंग हुई और फिर फर्दर प्रोटीन बनाया। ये फोल्डिंग के बारे में भी हम पढ़ेंगे। अगर एक्स्ट्रा जो एमाइनो एसिड है वो क्या करेंगे, ये जो एक्स्ट्रा एमाइनो एसिड है ये जाएगा लीवर में। ये कहाँ जाएगा, लीवर में। और लीवर क्या करेगा, लीवर इसका ये जो NH2 ग्रुप है, अमाइनो ग्रुप, ये जो है ना ये NH2 ग्रुप, ये लीवर इस NH2 ग्रुप को किस में कन्वर्ट कर देगा, इसको कन्वर्ट कर देगा एमोनिया में। ठीक है, इसको कन्वर्ट कर देगा वो एमोनिया में, एमोनिया में, और एमोनिया से कन्वर्ट करेगा वो यूरिया में, और यूरिया फॉर्मेशन करेगा। ठीक, कहने का मतलब ये है कि क्या एमाइनो एसिड स्टोर होती है हमारी बॉडी में, तो बिल्कुल स्टोर नहीं होती है। क्यों, क्योंकि एमाइनो एसिड या तो सेल के अंदर जाकर पॉलीपेप्टाइड चेन बनाकर ईआर ऑफ ल्यूमेन में इंटर करके उसकी फोल्डिंग होकर प्रोटीन बना देगी, या जो एक्स्ट्रा है उसका वो कहाँ जाएगा, लीवर में। और लीवर में क्या होगा, लीवर में उसका NH2 ग्रुप हटाकर उसको एमोनिया बनाया जाएगा,
और एमोनिया से यूरिया फॉर्मेशन होगा। कोई भी अमाइनो एसिड हमारे बॉडी में स्टोर नहीं होगा। ठीक है, चलिए ये बात कहानी यहाँ आई है। लेकिन यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है इसके फोल्डिंग्स की, अमाइनो एसिड के फोल्डिंग की। ठीक है, चलिए अगर आप देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, अमाइनो एसिड की ये जो पॉलीपेप्टाइड चेन है इसकी फोल्डिंग के बारे में, तो देखिए यहाँ पर हुआ क्या कि सबसे पहले जो ये चेन बना था, इनिशियल बिगनिंग से लेते हैं, सबसे पहले ये जो चेन बना था आपके पास, ठीक, इसमें था ये R1 R2 अल्काइल ग्रुप लगे हुए थे, ठीक, R4, और ये था इसका C टर्मिनल और ये N टर्मिनल। C मीन्स कार्बोक्सिलिक एसिड लगा हुआ है और N मीन्स NH2 ग्रुप लगा हुआ है। ये जो स्ट्रक्चर था इसको आपने क्या बोला था, इसको आपने लीनियर स्ट्रक्चर बोला था, यानी कि ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है। कौन सा स्ट्रक्चर है, ये प्राइमरी स्ट्रक्चर है। इसको 1 डिग्री स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। सो प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, क्योंकि बहुत सारा ऐसा प्रोटीन होगा जो कि अपने प्राइमरी स्ट्रक्चर में ही काम आ जाएगा। ठीक है, उसको फिर फर्दर फोल्ड करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, अब नेक्स्ट आता है कि या तो इसकी क्या हो जाए, या तो इसकी फोल्डिंग होनी शुरू हो जाए। अब फोल्डिंग जब होगी तो जैसे कि मान लीजिए या तो इस तरीके से ये फोल्डिंग हो रही है, या तो इसकी फोल्डिंग इस तरीके से हो रही है। ठीक है, जब ये इस तरह से फोल्डिंग इसकी हो रही है तो यहाँ पर क्या हो रहे हैं, यहाँ पर एक दूसरे के साथ ये कौन सा बॉन्ड बना रहा है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पर अवेलेबल है। ठीक है, यहाँ पर कौन से बॉन्ड है, हाइड्रोजन बॉन्ड है। ठीक, अच्छा, अब यहाँ पर इस स्ट्रक्चर को आप क्या कहते हैं, ये जो स्ट्रक्चर बना है ये स्ट्रक्चर, ठीक है, इस स्ट्रक्चर को आप कहते हैं अल्फा हेलिक्स, और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं बीटा शीट स्ट्रक्चर, बीटा शीट स्ट्रक्चर। ये दोनों ही जो स्ट्रक्चर्स है, अल्फा हेलिक्स या बीटा शीट स्ट्रक्चर, ठीक है, ये दोनों ही स्ट्रक्चर सेकेंडरी स्ट्रक्चर है, 2 डिग्री स्ट्रक्चर है, 2 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है, 2 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन है। इसका मतलब ये हुआ कि अब तक हमने ये देखा कि जो प्राइमरी स्ट्रक्चर यानी 1 डिग्री स्ट्रक्चर है, इसमें सिर्फ और सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड है, इसमें सिर्फ और सिर्फ पेप्टाइड बॉन्ड है। और जो 2 डिग्री स्ट्रक्चर है इसमें पेप्टाइड बॉन्ड तो खैर रहेगा ही, इसमें पेप्टाइड बॉन्ड भी आपको मिल जाएगा और प्लस इसके साथ आपको मिल जाएगा हाइड्रोजन बॉन्ड। ये दोनों बॉन्ड आपको इसमें मिल जाएंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, एक सेकंड इसको इरेज कर देते हैं, नहीं तो आपको बाद में चल के दिक्कत होगी। चलिए, ये क्या होगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। चलिए, हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक, क्वेश्चंस आते हैं ऐसे। उसके बाद एक स्ट्रक्चर आपको मिलेगा जिसमें ये दोनों मिलकर फोल्डिंग्स आपस में बना रहे हैं, यानी कि ये ऐसे भी है और इस तरह से भी है। ठीक है, इस तरह से भी है और ये ऐसे भी है, यानी कि दोनों मिलकर क्या बना रहे हैं, बॉन्ड बना रहे हैं। अब ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने मिलकर आएगा, ये जो स्ट्रक्चर होगा, ये कौन सा स्ट्रक्चर होगा, ये स्ट्रक्चर है 3 डिग्री स्ट्रक्चर। ये कौन सा स्ट्रक्चर है, 3 डिग्री स्ट्रक्चर है, 3 डिग्री स्ट्रक्चर। ये है 3 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक है, जो 3 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन होगा, अब आप कहेंगे कि इसमें क्या होगा, इसमें कौन कौन से बॉन्ड होंगे। देखिए, इसमें कौन कौन सा बॉन्ड होगा, पेप्टाइड बॉन्ड तो खैर सब में होगा, तो पेप्टाइड बॉन्ड लिख दें, है ना, पेप्टाइड बॉन्ड आराम से लिख दें, पेप्टाइड बॉन्ड तो होगा ही। इसके अलावा कौन सा बॉन्ड होगा इसमें, हाइड्रोजन बॉन्ड भी है। इसके अलावा कौन सा बॉन्ड होगा इसमें, इसके अलावा इसमें सल्फाइड बॉन्ड होंगे। ठीक है, सल्फाइड बॉन्ड होंगे। इसके अलावा क्या होगा इसमें होगा आयोनिक इंटरैक्शन होगा। ठीक है, आयनिक इसमें इंटरैक्शन होंगे। ठीक, उसके बाद इसमें क्या होगा, आयनिक इंटरैक्शन में क्या होगा, पोलर साथ आ जाएंगे। इसमें क्या होता है, पोलर जो है वो क्या होंगे, पोलर एंड पोलर साथ आ जाएंगे। ठीक है, अच्छा, उसके बाद इसमें क्या होगा, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड भी होगा, हाइड्रोफोबिक बॉन्ड भी होगा। हाइड्रोफोबिक बॉन्ड में क्या हो जाएगा, नॉन पोलर साथ आ जाएंगे, नॉन पोलर साथ आ जाएंगे। आप ऑयल ड्रॉपलेट्स 2 ऑयल ड्रॉप का रखेंगे तो दोनों आपस में मिल जाएंगे, वो दोनों हाइड्रोफोबिक हैं। ठीक है,
बढ़िया। एक और तरह की बॉन्ड बनेगी यहाँ पर, एक और तरह की फोर्स अप्लाई होता है, बॉन्ड तो नहीं, आप कहेंगे कि एक और होता है जो कि वी की फोर्स है, ये है वांडर वॉल फोर्स। ये आपने पढ़ा था, वांडर वॉल फोर्स। ठीक है, ये भी आ जाएगा, तो आंसर सही है। 3 डिग्री में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं ये आपके पास है। ठीक है, अच्छा, अगर आप एग्जाम्पल लें इसका कि एग्जाम्पल कौन कौन से हैं, ठीक है, इस थर्ड डिग्री में सबसे इम्पॉर्टेंट जो एग्जाम्पल यूज़ किया जाता है वो आता है थर्ड डिग्री के लिए मायोग्लोबिन एंड एंजाइम। जितने भी आपके एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम्स, उनका कैसा होता है, थर्ड डिग्री। ठीक है, उसके बाद एक आता है मायोग्लोबिन। ठीक, ये 2 एग्जाम्पल्स हैं थर्ड डिग्री के, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट कि इसके बाद भी क्या स्ट्रक्चर है। हाँ, इसके बाद भी स्ट्रक्चर है कि यहाँ पर क्या होगा कि ये जो 3 डिग्री है ये सब यूनिट्स की तरह यूज़ होने लगे। यानी कि ये जो 3 डिग्री है, आपने देखा था कि ये 3 डिग्री है ना, ये 3 डिग्री है। इसको आपने देखा कि भाई ये 3 डिग्री है। ठीक, क्या है ये, 3 डिग्री है। ये भी आ जाए 3 डिग्री, बहुत सारे आ जाए 3 डिग्री, बहुत सारे 3 डिग्री आ जाए 3 डिग्री, और ये सब यूनिट की तरह ट्रीट होने लगे। यानी कि अब ये 3 डिग्री सब यूनिट की तरह ट्रीट होने लगे और ये मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाए। अब उस स्ट्रक्चर को आप कहेंगे 4 डिग्री या क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। तो ये है 4 डिग्री स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक, इसको आप क्या कहते हैं, इसको और आप कह सकते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ठीक, अच्छा, अब क्वाटरनरी का सबसे इम्पॉर्टेंट जो एग्जाम्पल एनसीईआरटी कहती है वो कहती है हीमोग्लोबिन। इसका एग्जाम्पल क्या कहती है एनसीईआरटी, इसका एग्जाम्पल देती है हीमोग्लोबिन, हीमोग्लोबिन। ठीक है, बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है, याद रखेंगे। क्लियर, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। तो यहाँ पर आपने स्ट्रक्चर देखा, प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्शरी स्ट्रक्चर। ठीक है, 3 डिग्री स्ट्रक्चर क्या है या टर्शरी का है, बात सेम है। और ये क्या है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर यानी 4 डिग्री स्ट्रक्चर, और इसके एग्जाम्पल्स भी आपने देखे। ठीक है, अच्छा, अब बात करते हैं यहाँ पर कि ये जो एक छोटा से क्वेश्चन आता है प्रोटीन को लेकर, फाइब्रस प्रोटीन को लेकर एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि फाइब्रस प्रोटीन कौन से होते हैं, ग्लोबुलर प्रोटीन्स कौन से होते हैं। इस चीज़ को थोड़ा सा आप ध्यान से समझ लें। एक होता है फाइब्रस प्रोटीन, फाइब्रस, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आप कर सकते हैं, फाइब्रस प्रोटीन। ठीक है, फाइब्रस प्रोटीन का डिग्री पूछते हैं। और एक होता है ग्लोबुलर प्रोटीन, ग्लोबुलर प्रोटीन, दोनों का क्या पूछते हैं वो लोग, डिग्री पूछेंगे कि कौन सी फोल्डिंग होती है दोनों में। तो इतना याद रखें, फाइब्रस जो होता है वो 1 डिग्री 2 डिग्री होता है। ठीक, तो 1 डिग्री प्रोटीन एंड 2 डिग्री की जो फोल्डिंग्स है वो क्या है, फाइब्रस में आ जाएंगे। ये नोट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट आपका 4 मार्क्स आपके जेब में। ग्लोबुलर प्रोटीन क्या है, 3 डिग्री एंड 4 डिग्री वाले आते हैं आपके ग्लोबुलर में। ठीक है, अच्छा, जो ग्लोबुलर होते हैं ये क्या होते हैं, ये वाटर सॉल्युबल भी होते हैं, ये वाटर सॉल्युबल भी होंगे। ठीक, इसीलिए आपने जब देखोगे, जब आप एंजाइम पढ़ेंगे तो आप देखेंगे जो एंजाइम होती है उसकी भी कौन सी फोल्डिंग होती है, उसकी फोल्डिंग 3 डिग्री होती है। ठीक है, तभी तो एंजाइम पानी में घुल जाते हैं और अपना काम करते हैं, रिएक्शन करते हैं। तो एंजाइम क्या है, 3 डिग्री, अभी हमने देखा था एंजाइम्स क्या है, 3 डिग्री है। ठीक है, यहाँ एंजाइम्स देखिए 3 डिग्री है। ठीक, और ये वाटर सॉल्युबल होता है। तो ग्लोबुलर प्रोटीन वाटर सॉल्युबल होते हैं, 3 डिग्री 4 डिग्री है। फाइब्रस वाटर सॉल्युबल नहीं है और ये 1 डिग्री 2 डिग्री है। ठीक, चलिए बहुत बढ़िया। अब हम देखते हैं यहाँ पर कि एक आता है कि एंजाइम का क्या रोल है ना, एंजाइम के क्या रोल है, सॉरी प्रोटीन्स के क्या रोल है। ठीक है, प्रोटीन पढ़ रहे हैं, रोल ऑफ प्रोटीन्स, रोल ऑफ प्रोटीन्स कि प्रोटीन्स के कहाँ कहाँ हम रोल देखते हैं, और बहुत सारे क्वेश्चंस भी आते हैं। तो प्रोटीन का रोल हम देखेंगे कहाँ पर, तो एंजाइम में हम देखेंगे। क्या सारे एंजाइम प्रोटीन हैं, हाँ सारे एंजाइम प्रोटीन है। ठीक है, एक को छोड़कर वो हम डिस्कस करेंगे जिसको हम बोलते हैं राइबोजाइम, वो आरएनए है, वो प्रोटीन नहीं है। ठीक है, उसकी हम बात करेंगे। तो मोस्टली क्या है, एंजाइम्स प्रोटीन होते हैं। ठीक, अच्छा, उसके बाद आप देखेंगे कि इसको आप देखेंगे कि एंटीबॉडीज में भी आपको दिखेंगे। ठीक है,
जैसे कि IG आप लिखते हैं फॉर एंटीबॉडी। उसके बाद लिखते हैं कि एक होता है विजुअल में यूज़ होता है, जैसे कि रोडोप्सिन, रॉड एंड कॉन्सेल होते हैं ना, रोडोप्सिन सिन, ठीक है। उसके बाद देखिए कॉन्ट्रैक्टाइल मसल्स में होते हैं ना, एक्टिन एंड मायोसिन, एक्टिन एंड मायोसिन, एक्टिन एंड मायोसिन। उसके बाद आपने देखा होगा स्ट्रक्चरल में देखा होगा कोलाजन, और ये कोलाजन क्या है, ये मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होता है एनिमल में, क्योंकि प्लांट में क्या होता है रुबिस्को, कोलाजन में देखा होगा, है ना। अच्छा, उसके बाद आपने देखा होगा एक चैनल, जो कि क्वेश्चन भी आया हुआ था, चैनल में देखा होगा आपने, चैनल में कौन सा होता है, ग्लूट 4, ठीक है, ग्लूट इज फॉर ग्लूकोज, ये PYQ है। टॉक्सिन भी है, जैसे कि राइसिन, है ना, राइसिन टॉक्सिक में। तो ये डायरेक्ट आपके क्वेश्चंस बन गए यहाँ से, ठीक है, बढ़िया। एक नोट पॉइंट यहाँ लिख लेंगे, नोट पॉइंट ये है कि मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन पूछा जाता है, ठीक है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, मोस्ट, ये नोट है, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन, मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन इस पूरे वर्ल्ड में। तो मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन अगर पूछा जाए प्लांट में, तो आप कहेंगे रुबिस्को, एंजाइम था ना, रुबिस्को, राइबोलोज बिस फॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेज। और अगर एनिमल में पूछा जाए कि एनिमल में सबसे मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन क्या है, तो आप कहेंगे कोलाजन, ठीक है, बढ़िया। चलिए, इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लेंगे। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट इज, ठीक है, तो ये पूरी की पूरी प्रोटीन से रिलेटेड डिस्कशंस थी। प्रोटीन से रिलेटेड हमने क्या देखा, प्रोटीन से रिलेटेड हमने ये सारी इन्फॉर्मेशन डिस्कस की, इसके फोल्डिंग्स के बारे में देखा, कहाँ आपको मिलेगा, इनसॉल्युबल पूल में, क्यों, क्योंकि 800 डाल्टन से ज़्यादा है। हमने 2 केसेस देखे कि क्या DNA RNA प्रोटीन बनाता है, नहीं, DNA RNA पॉलीपेप्टाइड चेन बनाएगा। अब पॉलीपेप्टाइड चेन अगर मान लीजिए कि 300 है या 500 है, उसमें कितने एमाइनो एसिड, अगर 500 है तो उसमें कितने पॉलीपेप्टाइड चेन होंगे, जितने एमाइनो एसिड उतना -1, क्योंकि इसका कॉन्सेप्ट भी हमने देखा, ठीक है। क्वेश्चन रिवर्स करके भी पूछ सकता है कि अगर मान लीजिए 499 पॉलीपेप्टाइड है, यानी कि पेप्टाइड बॉन्ड है, तो एमाइनो एसिड कितना होगा, +1। फॉर्मूला आपके पास है, कॉन्सेप्ट भी आपके पास है। ये हमने देखा कि क्यों ये कॉन्सेप्ट हम डालते हैं, इसको लीनियर डायग्राम में किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, है ना। उसके बाद हमने इसकी फोल्डिंग्स देखी, पहले हमने देखा कि भाई ये अमाइनो एसिड आखिर सेल के अंदर आया कैसे और ये बनाता क्या है, तो प्रोटीन बनाएगा। प्रोटीन किस तरह से फोल्डिंग्स होगी, कहाँ होती है, ईयर ऑफ ल्यूमेन में होती है, ठीक है। अगर एक्सेस रहे तो वो लीवर में जाकर किस तरह अमोनिया बनाकर यूरिया फॉर्मेशन करता है, यानी कि डीएमिनेशन करता है, एमएनए को अलग कर रहा है ना, डीएमिनेशन होती है, कहाँ होती है, लीवर में होती है। ये सब पॉइंट हमने डिस्कस किया। फिर हमने प्रोटीन्स की फोल्डिंग्स देखी, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ठीक है। उसके बाद हमने क्या देखा, उसके बाद हमने उसके एग्जाम्पल्स देखे, फाइब्रस देखा, ठीक है, ग्लोबुलर देखा, उसके बाद हमने इसके एग्जाम्पल्स देखे हैं, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो आपकी क्लास आएगी, वो क्लास आएगी यहाँ पर एंजाइम्स को लेकर। लेकिन उसके पहले आपको एक चीज़ बता दें कि ये हम जो फोल्डिंग्स पढ़ते हैं, ठीक है, ध्यान से समझें। अगर इसको हमने 1 डिग्री को प्रोटीन क्यों बोला, 1 डिग्री को हमने सिर्फ पॉलीपेप्टाइड चेन क्यों नहीं बोला, क्योंकि बहुत बार ऐसा देखने को मिलता है कि ये जो 1 डिग्री है, तो 1 डिग्री के केस में ही, यानी कि फिर फर्दर फोल्डिंग नहीं हुई, 1 डिग्री के केस में ही क्या करेगा, ये अपना काम करना शुरू कर देता है प्रोटीन की तरह, ठीक है, यानी कि फर्दर फोल्डिंग हुए बिना, ठीक, वो क्या करेगा, वो 1 डिग्री की तरह काम करना शुरू कर देगा। तो उस टाइम, जैसे कि इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप लेते हैं ग्रोथ हार्मोन। जो ग्रोथ हार्मोन्स होते हैं, ये क्या करते हैं, 1 डिग्री में ही अपना काम करते हैं, ग्रोथ हार्मोन्स तो 1 डिग्री में ही अपना काम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है, इनको फर्दर फोल्डिंग की जरूरत ही नहीं है। तो वो क्या करेंगे, वो होते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन, ठीक। जैसे कि मान लीजिए आप सब्जी खरीद कर लाते हैं, आपने करेला लाया, करेले को आप फर्दर अब पका नहीं रहे हैं, करेले को कोई कच्चा ही खा रहा है, तो उसको भाई पकाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब ये 1 डिग्री में ही ये यूज़ कर रहा है, तो फिर फर्दर फोल्डिंग की ज़रूरत नहीं है। लेकिन फर्दर फोल्डिंग अगर होगी तो वो 2 डिग्री, 3 डिग्री या 4 डिग्री, कैसे कैसे स्ट्रक्चर्स है, कहाँ कहाँ एग्जाम्पल्स है, ये सब हमने यहाँ पर देखा है। आई थिंक ये बात आपको समझ में आ रही होगी। मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, और नेक्स्ट सेशन में हम स्टार्ट करेंगे अपने एंजाइम्स वाले पार्ट को। एंजाइम्स हमारा नेक्स्ट डिस्कशन होगा।
और यहाँ से कोई भी चीज़ अगर आपको कोई दिक्कत लगती है आप कमेंट सेक्शन में अपने क्वेश्चंस पुट कर सकते हैं। मोस्ट वेलकम है। चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।